लक्ष्य की पहचान कर इस धरा के पास आया। लक्ष्य की पहचान कर इस धरा के पास आया। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, विश्व में गूंजे हमारी भारती। विश्व में गूंजे हमारी भारती। विश्व में गूंजे हमारी भारती। जन जन उतारे आरती, जन जन उतारे आरती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, विश्व में गूंजे हमारी भारती। हमारी भारती, हमारी भारती। जन गण मन भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधितरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।
शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। वर्ष की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत की आजादी को 75 वर्ष पूरे हुए और भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। हम सब उसके साक्षी बने अपने अपने तरीके से। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान का विषय है। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, दिल्ली विश्वविद्यालय भी 100 वर्ष का हुआ, तो ये 100 वर्ष और 75 वर्ष एक ही साल में आए। मैं समझता हूँ ये भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आजकल बहुत बात होती है 2047 की, कि जब 2047 होगा भारत 100 वर्ष का होगा और दिल्ली विश्वविद्यालय 125 वर्ष का होगा। तो आज का दिन हमें ये सोचने को भी मजबूर करता है कि कुछ संकल्प जो भारत को भी लेने चाहिए अपने लिए और दिल्ली विश्वविद्यालय को भी लेने चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, कि 2047 में दोनों कैसे होंगे। तो ये संकल्प लेने का भी एक आज का दिन हम सब के लिए है। और देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अपनों को याद करने का ये दिन है। ये बहुत मुश्किल से ये दिन आया, तो उनको याद करने का भी दिन है। अमृत महोत्सव में उन अनसंग वीरों को भी देश ने याद किया। ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम आए जिनका इतिहास में बहुत नाम नहीं आया या इतिहास में नाम आया ही नहीं, कुछ का थोड़ा आया, कुछ का आया ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों के जो नाम आए हैं उन सबको भी याद करने का, और जिनके नाम आज भी नहीं आए उनके लिए भी कृतज्ञ होने का ये दिन है 15 अगस्त। और देश का नाम बड़ा करने वाले, अपने अपने तरीके से देश का नाम बड़ा करने वाले, देश के लिए लगन से काम करने वाले, उसकी उन्नति में सहयोग करने वाले लोगों के प्रति भी कृतज्ञता जगाने का, कृतज्ञता को मानने का दिन है ये 15 अगस्त। और जब हम भारत की बात करते हैं तो कई बार सोचते हैं ये तो सबसे पुरानी सभ्यता है, ज्ञान की सभ्यता, बलिदानी परंपरा की सभ्यता, सोने की चिड़िया वाली सभ्यता, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सभ्यता, 1800 साल तक 36% जीडीपी रखने वाली सभ्यता, संस्कार की सभ्यता, विचार की सभ्यता, कभी किसी पर आक्रमण न करने वाली सभ्यता। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी पर आक्रमण न करने वाली सभ्यता, करुणा की सभ्यता, संवेदना की सभ्यता। और ऐसी सभ्यता बनाने वाले, ऐसी सभ्यता को चलाने वाले अपने सभी पूर्वजों को याद करने का और उनके प्रति अच्छा भाव रखने का भी दिन है ये 15 अगस्त, जो हमको रखना चाहिए। जब मैंने बात की कि ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया तो बहुत सारे अनसंग हीरोज को याद किया गया। एक दो का मैं भी उल्लेख आज करना चाहूंगा। 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो अगर हम सब बात करते हैं कि पहले 3-4 प्रमुख लोगों के नाम कौन से होंगे जो आपको लगता है कि जब 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं तो ऐसे 3-4-5 कौन से व्यक्ति हो सकते हैं, कौन लोग हो सकते हैं? और पूरे भारत में भी यदि हम सर्वे करेंगे तो उनमें 5 में एक नाम जरूर आएगा, रानी लक्ष्मीबाई का। 1857 मीन्स झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और इस रानी झांसी को अमर बनाने में, रानी झांसी के नाम को घर घर पहुंचाने में सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो ये भी बताता है कि कविता की कितनी बड़ी ताकत है। और उनको घर घर पहुंचाया रानी लक्ष्मीबाई को, जब उन्होंने लिखा कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने वृत्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली।
रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यहाँ एक घटना का उल्लेख है कि रानी बढ़ी कालपी आई। तो रानी कालपी आई कैसे? इसके पीछे एक बहुत घटना है जो मैं उल्लेख करना चाहूंगा। और आप सब जानते होंगे कि जो रानी की शहादत हुई उस समय उनकी उम्र मात्र 23 साल की थी। पर क्या जज्बा रहा होगा वो। 1858 में 2 अप्रैल को झांसी के किले पर आक्रमण हुआ। जिस फौज ने आक्रमण किया उसका जो सेनापति थे ह्यूरोज, उसके सेनापति थे। आक्रमण हुआ और अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा तादाद में सेना को लेकर उस पर आक्रमण हुआ। तो 3 तारीख अगले दिन की घटना है कि हालत थोड़ी खराब होने लगी। तो रानी अपने जितने उस समय के जर्नल्स थे उनकी आर्मी के, उनके साथ बातचीत कर रही थी। तो एक मैसेज आता है कि एक विमेन सोल्जर आपसे मिलना चाहती है और बहुत इमरजेंसी है। तो उन्होंने कहा कि इतनी इमरजेंसी की क्या आवश्यकता है, अभी हम बहुत काम में व्यस्त हैं। तो उन्होंने कहा नहीं वो बहुत जरूरी मिलना चाहती हैं। तो रानी ने कहा कि उनको बुलाओ। और वो जो विमेन सोल्जर, उसकी उम्र भी मात्र 27 साल की उम्र थी। 27 साल की उम्र थी, जज्बा था, वो बहुत अच्छी प्लानर और स्ट्रैटेजिस्ट मानी जाती थी, पर आम सोल्जर थी। तो उसने कहा रानी को कि रानी गोला बारूद खत्म हो रहा है, हम भी बहुत कम हो रहे हैं, हालात बहुत खराब हो रहे हैं और भीतर घात की आशंका है। कुछ लोग हो सकता है कि अंग्रेजों के साथ मिल गए हैं, तो हमारे को लगता है कि बहुत कठिन समय है। तो रानी ने कहा इसीलिए हम ये मीटिंग कर रहे हैं, आपको क्या कहना है, आपके पास कोई विशेष प्रपोजल है इसके लिए? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्रपोजल है, मेरे पास एक प्रपोजल है। और प्रपोजल ये है कि अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं आपकी वेशभूषा पहनूंगी और एक सेना की टुकड़ी के साथ में ये मेन गेट जो है किले का, इसको खोलकर आक्रमण करूंगी और बाहर निकल जाऊंगी। अंग्रेजों को ये लगेगा कि रानी ने आक्रमण किया है, तो आप उस समय पीछे के गेट से थोड़ी सी फौज लेके निकल जाना, आप कालपी के लिए निकल जाना। सभी जनरल्स ने इस बात पे सहमति दी कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और उसने फिर कहा कि रानी आप रहेंगी तो ये स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा है इसमें जान भी रहेगी, लोगों की उम्मीद भी रहेगी। आप गई तो उम्मीद चली जाएगी, इसलिए आपको निकल जाना चाहिए। और उस लड़की का नाम था झलकारी बाई। उस झलकारी बाई ने रानी के कपड़े पहने, रानी की वेशभूषा धारण करी और अंग्रेजों पर आक्रमण किया। और उस समय अंग्रेजों की सेना को शायद यही लगा कि ये जो है रानी ने आक्रमण किया है, उनकी फौज है, और उसमें वो उलझ गए। लेकिन ये बात निकल गई और हीरोज को मालूम हुई और शाम होते होते वो पकड़ी गई और रात को उनको अरेस्ट करके एक टेंट था उसमें रखा गया और वहां से भी वो निकल गई। और अगले दिन यानी 4 तारीख, 2 ही दिन हुए थे आक्रमण हुए, 4 तारीख को दोबारा से आक्रमण हुआ। उस दिन वो शहीद हुई। उनके पति थे पूर्ण सिंह, वो गनर थे झांसी की आर्मी में, वो भी उस दिन शहीद हुए। वो जो लड़की थी जिसने इतना बड़ा त्याग और बलिदान किया, वो एक दलित लड़की थी। और वहां पर झांसी के पास एक गांव है, झांसी के पास एक गांव है भोजला, वहां की रहने वाली थी। और अप्रैल 4, 1858 को वो शहीद हुई। उसके पिताजी थे सदोबा सिंह। तो वो बच्ची जिसके देश प्रेम और उसको धीरे धीरे रिकॉग्निशन भी आया है, एक स्टैम्प भी रिलीज हुई उनके नाम पे। यानी ऐसे कितने लोग हैं जो अब रानी का योगदान उल्लेखनीय है, लेकिन ऐसी कितनी झलकारी बाई हैं, उनका भी एक उल्लेखनीय योगदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम में रहा। भारत के बच्चों को जानना भी चाहिए, उस नाम को याद भी रखना चाहिए। ऐसा भी दिन है ये स्वतंत्रता संग्राम 15 अगस्त का, उसको याद करने का। एक और नाम का उल्लेख करूंगा। हम सब जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का नाम। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ते हैं, जानते भी हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है, उनके चित्र भी नजर आते हैं। इनके साथ जुड़ा एक और बड़ा नाम है, वो है रास बिहारी बोस का। रास बिहारी को सब नहीं जानते, थोड़े लोग जानते हैं। ऐसा भी नहीं कि उनका नाम इतिहास में नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उतना नहीं जानते जितना कि रास बिहारी बोस का भी एक कंट्रीब्यूशन था। हम सब जानते होंगे कि अलीपुर बॉम्ब में उनका नाम आया पहली बार, बंगाल छोड़ा, और देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें क्लर्क बने। और जो हार्डिंग बॉम्ब केस हुआ दिल्ली के अंदर, उसमें उनका नाम आया। और ऐसा कहा जाता है कि उनका उस सारे जो अटेम्प्ट को में एक अच्छी भूमिका उनकी थी। ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश पुलिस को थोड़ी लेट पता लगा, अल्टीमेटली उनको ये देश छोड़ना पड़ा और 1915 में वो जापान चले गए। और वहां पर उन्होंने एक जापानी लड़की से शादी करी, तोशिका सोमा से उनकी शादी हुई और 1923 में जापानी नागरिक बने। और 1924 में तोशिका की मृत्यु हो गई बीमारी के कारण से।
अब आप देखिए 24-25 से लेके उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी कि जापान को कन्विंस किया कि आपको भारत का दूसरे वर्ल्ड वॉर में जो चल रहा है उसमें सहयोग करना चाहिए। ये आसान काम तो नहीं था उस समय। और जब उन्होंने ये कन्विंस किया, समझाया, और आपको पता है कि 1942 में 9 अगस्त को भारत छोड़ हुआ। उससे पहले मार्च में टोक्यो में उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी और उसमें रेजोल्यूशन लिया गया इंडिया इंडिपेंडेंस लीग में कि एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाई जाए, जिसको आजाद हिंद फौज माना गया। सिंगापुर मलेशिया और थाईलैंड और जो देशों के लोग, जहां पर कि जापान की सेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत रही थी और भारत के लोग बंदी बन रहे थे ब्रिटिश आर्मी में जो थे, उनको जापान से लेना, देखो कहने में बहुत आसान लगता है। आज 75 साल बाद सोच के तो देखिए जापान क्यों कन्विंस हुआ होगा इस बात के लिए कि मैं इनको आर्मी दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, सहयोग दे दूंगा। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कन्विंस करने में मुख्य भूमिका निभाई। आजाद हिंद फौज इंटरनेशनल आर्मी की स्थापना करी और उसके बाद में यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सुभाष बाबू को इन्वाइट किया कि आप आइए और इसको संभालिए। रास बिहारी बोस न होते तो इतने साल, 20-25 साल की मेहनत के बाद ये इंडियन नेशनल आर्मी बनी। और जब सुभाष बाबू ने उसकी कमान संभाली तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो उम्र भी नहीं है, वो बीमारियां बहुत सारी थी और 2 वर्ष में मृत्यु भी हुई। रास बिहारी बोस 1945 में मृत्यु भी हो गई उनकी। और आजाद हिंद फौज पे जब देशद्रोह के दिल्ली में केस चले 1945 के बाद, जापान के सरेंडर होने के बाद, मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इस बात को समझेंगे कि उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट भारत के समाज पे भी पड़ा और भारत की आर्मी पे भी पड़ा। और ब्रिटिशर्स को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि कहीं आर्मी से भी विद्रोह हो गया तो उनका रहना मुश्किल हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि पूरे उसमें ब्रिटिशर्स कभी भी 1 लाख से ज्यादा थे नहीं भारत में। 1 लाख 2 लाख लोगों ने इतने बड़े देश को कंट्रोल किया। और अगर ये लोग जो सहयोग करते हैं ये सहयोग नहीं करेंगे तो रहना उनको मुश्किल होगा। और रास बिहारी बोस को जापान की गवर्नमेंट ने भी 1943 में ऑनर किया, जो उनका जो हाईएस्ट फॉरेनर्स को देने वाला सिविलियन अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, वो उनको मिला। और भारत की सरकार ने भी 1967 में उनके नाम एक स्टैंप जारी करी। जलकारी बाई की भी एक स्टैंप अभी पीछे आई। तो ये सब वो अनसंग की शायद कैटेगरी में न भी आते हो, लेकिन इनका उल्लेख उतना हुआ नहीं। और शायद इस आजादी के अमृत वर्ष में हमने बहुत सारे लोगों ने इनका उल्लेख हुआ, लोगों ने जाना। ये सब मैं समझता हूँ जब ये कार्यक्रम लिया गया होगा तो जो सोचा गया तो ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम आए। एक और नाम है यतीन्द्रनाथ दास का। पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं मिला होगा कि 63 दिन तक लगातार अनशन करने के बाद, ब्रिटिशर्स की पूरी कोशिश करने के बाद कि उनको खाना खिलाया जाए, दूध पिलाया जाए, और उनकी मृत्यु हुई, उनकी शहादत हुई 63 दिन के बाद में लाहौर की बोस्टन या कोट लखपत जेल के अंदर। सारा देश हतप्रभ था, छोटी सी उम्र थी, 22-23 साल की उम्र थी। और जो उनको नली डाली गई, जिससे दूध पिलाने की कोशिश हुई, वो गलती से गलत डली और फेफड़ों में दूध गया, जिस कारण से उनकी मृत्यु हुई। और उनको बचाने का प्रयास हुआ होगा लेकिन वो हो नहीं पाया। पर जब उनका पार्थिव शरीर लाहौर से कलकत्ता गया, जिस स्टेशन पर भी वो ट्रेन रुकी, हजारों लोगों की संख्या में भीगे आंखों से सबने उनको लिया। और एक देश के माहौल में, देश में एक चेतना की जो भाव है, वो यतीन्द्रनाथ दास ने कि इस घटना से हुआ। और उसके बाद 1929 में ही कांग्रेस ने का पहले अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। उसके बाद अगला अधिवेशन उन्होंने भी सोचा कि लाहौर में किया जाए। और कांग्रेस की सोच बदलने का भी बहुत बड़ा काम इस घटना ने किया कि देश में अब डोमिनेंट स्टेटस की बजाय पूर्ण स्वराज्य मांगा जाए। और वो फिर लाहौर से मांगा भी गया 1929 में। एक और नाम का उल्लेख करूंगा, लाला हरदयाल और भाई परमानंद। लाला हरदयाल और भाई परमानंद जी का जो उल्लेख, गदर पार्टी उन्होंने बनाई अमेरिका से, वो एक बात है, भारत के सहयोग करने के लिए बनाई, भारत के क्रांतिकारियों के सहयोग करने के लिए बनाई, और उन्होंने सहयोग किया भी। पर बहुत सारे लोग उनका नाम उस तरह से नहीं जान पाए जैसे जितना कि उनका योगदान था। अखबार भी निकाले और भारत से जो लोग यूरोप गए, उनमें बहुत सारे लोगों की सहायता करने का काम भी इस गदर पार्टी ने भी किया। और लाला हरदयाल और भाई परमानंद का एक उल्लेखनीय योगदान है। ऐसे न जाने कितने अनगिनत लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए
अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन किया। तो इसी कारण से शायद जो प्रदीप का गीत है, मैं हर बार उल्लेख करता हूँ, जो लता मंगेशकर ने गाया, तो कितना सार्थक है वो कि क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। एक घटना मेरे को लगता है कई बार कि ना हमें तिब्बत के बच्चों का देश प्रेम देखना चाहिए, समझना चाहिए। एक बार मैंने इसका उल्लेख भी किया था कि जब मैं एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा का वाइस चांसलर था तो वहाँ बहुत सारे तिब्बत के बच्चे पढ़ते थे। हमारे विश्वविद्यालय में भी पढ़ते होंगे तिब्बत के बच्चे। तो एक बार तिब्बत के कुछ 3-4 स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे मिनिस्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। और अगले दिन का समय तय हुआ, मिनिस्टर भी आए, तो उन्होंने मेरे को कार्ड भी दिया कि मिनिस्टर फॉर दिस एंड द गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत इन एक्साइल ऑपरेटिंग फ्रॉम धर्मशाला इंडिया। तो धर्मशाला से ऑपरेट करती है सरकार। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, मेरा काम है उन विश्वविद्यालय में जाना और उनसे बात करना जहां पर हमारे बच्चे ज्यादा हैं, और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इनका आप ख्याल रखना। ये वो अभागे बच्चे हैं जिनके पास देश तो है, जिनके पास देश तो है लेकिन अपनी जमीन नहीं है। इनके पास देश है, देश इनके दिलों में बसता है, पर जमीन नहीं है, तो इनका ख्याल रखना। और कुछ दिन बाद चीन के राष्ट्रपति जो है अहमदाबाद आए, आना था उनको, तो ऐसा इन बच्चों ने उनका विरोध करने की सोची। तो मैंने उनको बुलाया मिलने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, हम देश नहीं चाहेगा कि आप विरोध करें। तो उन्होंने कहा आप हमें डिटेन कर सकते हैं, आप हमारे को अरेस्ट कर सकते हैं, आप जो चाहे करें, पर विरोध तो करेंगे। विरोध ही नहीं करेंगे तो हमारा दावा बिल्कुल रहेगा नहीं। सर लहासा हमारा इंतजार कर रहा है, हमको लहासा जाना है। वो देश प्रेम की लहासा हमारा इंतजार कर रहा है। ऐसा भाव उनका जो देश है उनके मनों में है, उनके पास वैसे देश नहीं है। हमारे पास तो देश भी है, मन भी अपना है। तो हमें राष्ट्र प्रेम की भावना हम सबके अंदर बहुत रहे, इसका प्रयास हमें सबको मिलकर करते रहना चाहिए। अभी क्या होता है, दो ही तरह की चीज होती है। आप कहीं जाते हैं, कहीं आप जॉब में भी हो सकते हैं, तो बोलते हैं कि जी दो एटीट्यूड हैं, एक है कि व्हाट कैन आई गिव एंड व्हाट कैन आई टेक। हमें अपने मनों से ही पूछना चाहिए कि हम क्या देने के लिए आए हैं या लेने के लिए आए हैं। अगर लेने के लिए आए हैं तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं, बहुत थोड़ा मिलने वाला है आपको। अगर आप देने के लिए आए हैं तो देश इतना समर्थ है कि आपको खुद को आपको बहुत कुछ दे भी सकता है। तो देने के एटीट्यूड के भाव का निर्माण करना ये टीचर्स की एक जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट्स के अंदर ये देने के भाव का निर्माण करें। पर उसके लिए पहले अपने पास तो होना चाहिए, क्योंकि जो जिसके पास होगा वही देगा। आपके अंदर देने का भाव नहीं है तो दूसरे को देने का भाव कहां से जगाओगे। तो इसी कारण से जो टीचर्स का रोल है बहुत ज्यादा होता है, होना भी चाहिए कि ये देने के भाव का निर्माण हो। तो मैं सभी टीचर्स से भी अपील करना चाहूंगा कि अपने मनों में झांकें। यदि आपको ये भाव कमजोर लगता है ना, तो इसको बढ़ाने का काम करें। बड़े मन से, बड़प्पन से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको देखकर बच्चे आपसे सीखेंगे, कहने से नहीं सीखेंगे, आपके आचरण से सीखेंगे। ये भी एक दिन है जो हमारे को ये बताता है। और याद रखिएगा कि जो बलि है ना, वो बकरों की चढ़ती है, शेरों की नहीं चढ़ती। आज तक संसार में शेरों की बलि कभी नहीं चढ़ी, बकरों की चढ़ती है बलि। तो भारत शेर सा व्यवहार रखे और भारत के लोगों का व्यवहार भी शेर सा हो, ऐसी कामना करने का ये दिन है। अदरवाइज तो बकरी मतलब बलि तो चढ़ी जाती है, कमजोर की बलि चढ़ी जाती है। भारत कमजोर न बने, शेर सा व्यवहार करे। और आज समय पुराने पे रोने का भी नहीं है, जो बीत गई सो बात गई। पुराने से सीखने का समय है, रोने का समय नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं, और आजकल एक चलन है, आजकल बहुत सारे लोग ये बोलते हैं और लगता भी है कई बार। तो किसी ने कहा कि मत देख कि कोई शख्स गुनाहगार है कितना, मत देख कि कोई शख्स गुनाहगार है कितना, ये देख कि तेरे साथ वफादार है कितना। नहीं, पर इस फिलॉसफी का नुकसान बहुत हुआ है। इस फिलॉसफी का नुकसान बहुत हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ डे टू डे वर्किंग में अगर इसको रखते हैं
तो क्या होता है, इसका मतलब लॉयल्टी ओवर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और कमिटमेंट। इससे कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाता है। तो ये बड़ा ना, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से लगाने की जरूरत है, लेकिन देश के संदर्भ में नहीं। देश के संदर्भ में लॉयल्टी इज ओवर एवरीथिंग। आम जीवन में थोड़ा सोच के भी लगा सकते हैं इसको कि लॉयल्टी ओवर कमिटमेंट है, किस पर आप लॉयल्टी वो देना चाहते हैं। पर जब राष्ट्र की बात आती है तब नहीं, तब लॉयल्टी पहले नंबर पे रहती है। इसलिए कविता तिवारी की कुछ लाइनें हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, कई बार कोट करता भी हूं कि विभीषण राम जी के भक्त थे, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। आप देखो कि कोई माँ अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखती, इतने साल पुरानी घटना है, और यहाँ नहीं, श्रीलंका में भी नहीं रखती। और दूसरे राम जी के भक्त थे हनुमान, वो भी राम जी के भक्त थे, और विभीषण भी राम जी के भक्त थे, दोनों ही भक्त थे बहुत बढ़िया वाले। अब हनुमान जी तो देखो हम सबके मनों में रहते हैं। कितने ऐसे लोग होंगे सुबह हनुमान चालीसा भी पढ़ते होंगे, विभीषण को तो कोई याद नहीं करता। थे वो राम जी के दोनों भक्त, राम जी के साथ काम किया, राम जी ने उन दोनों को बड़ा बनाया, एक को राज्य दिया, एक को मन में जगह दी। तो इस कारण से ये बहुत बड़ी बात है कि देश जब आएगा तो लॉयल्टी ही सबसे पहले रहेगी, ये भी ध्यान रखने की बात है। और जब मैंने कहा लास्ट में 47 का जो भारत होगा कैसा होना चाहिए कि उसमें अभाव का अभाव ना हो। पहली बात तो यह है कि अभाव का अभाव ना हो, बहुत अच्छा है। विश्व कल्याण में भारत मुख्य भूमिका निभाए, भारत शक्तिशाली हो, बलशाली हो, समृद्धशाली हो, ज्ञानवान हो, क्योंकि भारत ने आक्रमण किया नहीं, भारत का आक्रमण करना भी किसी पे चाहता नहीं है। इस कारण से मजबूत भारत सबके लिए अच्छा है, सक्षम भारत सबके लिए अच्छा है। 47 में ऐसा होगा, हम सबका भरोसा है। हमको अपनी अपनी भूमिका करनी है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में एक ही बात कहूंगा, वो बाकी सब अपने आप ठीक होगी। 2035 में 200 साल हो जाएंगे पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के। 1835 में आई थी जब मैकॉले साहब लेकर आए थे। तो 2035 तक हम कम से कम नहीं तो 100, 200 या 100 विश्वविद्यालयों में संसार के आने चाहिए, और 2047 तक हम पहले 50 और 100 में विश्व में आने चाहिए। इस संकल्प के साथ हमको अपना रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए कि यहाँ तक पहुंचना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं। तो 35 पहला माइलस्टोन हमारे लिए, और फिर 47 दूसरा माइलस्टोन है कि विश्व में दिल्ली विश्वविद्यालय भारत का तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन विश्व में भी अग्रणी विश्वविद्यालयों में आए। इसके लिए हमें अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से बड़े मन से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यही 15 अगस्त की सार्थकता है, यही प्रण हमको लेना चाहिए। आप सबको बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।
पर्वत हो सबसे ऊंचा, साया आसमां का वो संगिनी हमारा, वो पासबा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, दोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, लश्कर जिमा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, दोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, दोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा।